1469 में एक युवा फ्लोरेंटाइन रईस ने प्यार के लिए शादी की। उसके परिवार ने विरोध किया। उसके सलाहकारों ने इसके खिलाफ सलाह दी। इसके राजनीतिक परिणाम विनाशकारी थे। 3 वर्षों के भीतर उसके भावनात्मक निर्णय ने उसे उसकी संपत्ति, उसका पद और अंततः उसकी जान की कीमत चुकानी पड़ी। निकोलो मैकियावेली ने इस मामले और इसके जैसे दर्जनों मामलों का दस्तावेजीकरण किया और एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचे जिसे आधुनिक समाज बेहद अपमानजनक मानता है। प्यार के लिए शादी करना रणनीतिक रूप से सबसे विनाशकारी निर्णयों में से एक है जो एक व्यक्ति ले सकता है। यह किसी कड़वे आदमी का सनकी अवलोकन नहीं है। मैकियावेली ने खुद शादी की थी और रोमांटिक भावना और व्यावहारिक वास्तविकता के बीच के अंतर के साथ अपने स्वयं के संघर्षों का दस्तावेजीकरण किया था जो वो समझते थे और जिसे 5 शताब्दियों की रोमांटिक विचारधारा ने धुंधला कर दिया है। वो ये है कि शादी मौलिक रूप से भारी कानूनी, वित्तीय और सामाजिक निहितार्थों वाला एक रणनीतिक गठबंधन है। इसे मुख्य रूप से रोमांटिक प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में मानना वैसा ही है जैसे कि आप एक घर सिर्फ इसलिए खरीद लें क्योंकि आपको सामने के दरवाजे का रंग पसंद है, जबकि आप उसकी नींव, पड़ोस, टाइटल के मुद्दों और क्या आप उसकी किश्तें चुका सकते हैं, इन सब को नजरअंदाज कर रहे हैं। आज हम ये खोज रहे हैं कि मैकियावेली ने वास्तव में एक रणनीतिक संस्था के रूप में विवाह बनाम एक रोमांटिक आदर्श के रूप में विवाह के बारे में क्या देखा। हम जांच कर रहे हैं कि क्यों प्रेम कहानी के बजाय गठबंधन के रूप में विवाह के ऐतिहासिक दृष्टिकोण ने हमारे आधुनिक रोमांस फर्स्ट मॉडल की तुलना में अधिक स्थिर, अधिक समृद्ध और अक्सर अधिक संतोषजनक मिलन पैदा किए। और हम ये खुलासा कर रहे हैं कि क्यों प्यार के लिए शादी करने का आपका फैसला आपके द्वारा की गई सबसे महंगी गलती हो सकती है, न केवल आर्थिक रूप से बल्कि भावनात्मक और व्यावहारिक रूप से भी। इसका मतलब शादी से प्यार को खत्म करना नहीं है, ये समझने के बारे में है कि जीवन साथी चुनने के लिए प्यार एक बहुत ही खराब प्राथमिक मानदंड है और जो शादियां टिकती हैं और फलती फूलती हैं वे हैं जो रणनीतिक अनुकूलता पर बनी हैं, जिसमें प्यार आधार के बजाय एक लाभकारी साइड इफेक्ट के रूप में होता है। क्योंकि जब आप उन भावनाओं पर निर्माण करते हैं जो बदल जाती हैं, तो उस नींव पर बनी हर चीज अस्थिर हो जाती है। जब आप संरेखित हितों और अनुकूल जीवन रणनीतियों पर निर्माण करते हैं, तो भावनाओं में उतार चढ़ाव आ सकता है बिना उस चीज को नष्ट किए जो आपने साथ मिलकर बनाई है। मैकियावेली ने राजकुमारों को प्यार के लिए दुल्हन चुनते और राज्यों को खोते हुए देखा। उन्होंने व्यापारियों को जुनून के लिए शादी करते और पारिवारिक व्यवसायों को नष्ट करते देखा। उन्होंने रणनीतिक हितों पर आधारित गठबंधन वाली शादियों को दशकों तक जीवित रहते देखा, जबकि प्रेम विवाह वर्षों में ही ढह गए। ये पैटर्न इतना सुसंगत, इतना निर्विवाद था कि उन्होंने वही निष्कर्ष निकाला जो पिछली हर पीढ़ी समझती थी। लेकिन आधुनिक रोमांटिक लोग स्वीकार करने से इनकार करते हैं कि विवाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है जिसे प्राथमिक रूप से अस्थायी भावनात्मक अवस्थाओं के आधार पर नहीं लिया जाना चाहिए। रणनीतिक विवाह की ऐतिहासिक वास्तविकता। इससे पहले कि हम इस बात की जांच करें कि प्रेम आधारित विवाह रणनीतिक रूप से मूर्खतापूर्ण क्यों है, हमें यह समझने की जरूरत है कि मानव इतिहास के अधिकांश हिस्से में विवाह वास्तव में क्या था। वह सैनिटाइज्ड, साफ सुथरा संस्करण नहीं जो आप पीरियड ड्रामा में देखते हैं, बल्कि वो वास्तविक कार्य जो विवाह ने उन समाजों में किया जो इसके वास्तविक उद्देश्य को समझते थे। विवाह मौलिक रूप से परिवारों के बीच एक गठबंधन था, कानूनी निहितार्थों वाला एक आर्थिक समझौता था, एक सामाजिक अनुबंध था जिसने केवल इसमें शामिल 2 व्यक्तियों के बजाय विस्तारित नेटवर्क के लिए दायित्व और लाभ पैदा किए। जोड़े की एक दूसरे के प्रति व्यक्तिगत भावनाओं को सुखद माना जाता था यदि वे मौजूद हों, लेकिन अनिवार्य रूप से विवाह के मुख्य कार्य के लिए अप्रासंगिक थी। एक व्यापारी ने अपनी बेटी की शादी एक व्यापारिक भागीदार के बेटे से की, इसलिए नहीं कि युवा प्यार में थे, बल्कि इसलिए क्योंकि शादी ने दोनों परिवारों के लिए
व्यावसायिक लाभ पैदा किए, व्यापारिक रास्ते सुरक्षित किए, पूंजी को जोड़ा और पारिवारिक दायित्व के माध्यम से वफादारी सुनिश्चित की। यदि जोड़े में समय के साथ स्नेह विकसित हुआ तो बहुत अच्छा, यदि नहीं तब भी विवाह ने अपना उद्देश्य पूरा किया। एक रईस ने राजनीतिक गठबंधन सुरक्षित करने, संपत्ति जोड़ने, सैन्य साझेदारी बनाने या दुल्हन के परिवार की संपत्ति या कनेक्शन तक पहुंचने के लिए शादी की। विवाह उन लोगों द्वारा तय किया जाता था जो इसके रणनीतिक निहितार्थों को समझते थे, न कि उन युवाओं द्वारा जिनका निर्णय आकर्षण और रोमांटिक भावना से धुंधला हो गया था। एक शिल्पकार ने व्यावसायिक साझेदारी सुरक्षित करने के लिए अपने ससुर की कार्यशाला या ग्राहकों तक पहुंचने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके काम करने के दौरान कोई घर संभालेगा, और ऐसे उत्तराधिकारी पैदा करने के लिए शादी की जो पारिवारिक व्यापार को जारी रखेंगे। विवाह एक आर्थिक निर्णय था जिसे उतनी ही सावधानी और रणनीतिक सोच के साथ लिया गया था जितना कि किसी अन्य बड़े व्यावसायिक निवेश को। यह क्रूरता या उत्पीड़न नहीं था। हालांकि आधुनिक लोग इसे हमारे रोमांटिक वैचारिक चश्मे के माध्यम से इसी तरह व्याख्यायित करते हैं। ये सदियों से देखे गए अनुभवों से विकसित व्यावहारिक ज्ञान था कि वास्तव में शादियां सफल या विफल क्यों होती हैं, और जिसने शादियों को लगातार सफल बनाया वो था व्यावहारिक हितों का तालमेल, अनुकूल जीवन लक्ष्य और पारिवारिक समर्थन। जिसने शादियों को लगातार विफल बनाया वो था तीव्र रोमांटिक जुनून जो जल्दी खत्म हो गया, और भावनाओं के फीके पड़ने के बाद रिश्ते को बनाए रखने के लिए कुछ भी ठोस नहीं बचा। मैकियावेली ने देखा कि रणनीतिक विवाहों में अक्सर समय के साथ वास्तविक स्नेह विकसित हो जाता था, क्योंकि जोड़ों ने साझा लक्ष्यों की ओर एक साथ काम किया, बच्चों को पाला, धन बनाया और पारस्परिक लाभ का जीवन बनाया। साझेदारी से, चुनौतियों पर एक साथ काबू पाने से, एक साथ कुछ सार्थक बनाने से विकसित होने वाला स्नेह रोमांस आधारित विवाहों की विशेषता वाले भावुक प्रेम की तुलना में कहीं अधिक टिकाऊ साबित हुआ। इस बीच प्रेम विवाह अक्सर कड़वाहट में बदल जाते थे, क्योंकि शादी को सही ठहराने वाली तीव्र भावनाएं फीकी पड़ जाती थी, जिससे मूल्यों, लक्ष्यों, जीवन के दृष्टिकोण और व्यावहारिक मामलों में मौलिक असंगतता प्रकट हो जाती थी। वो जोड़ा जिसने शादी की क्योंकि वे एक दूसरे के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते थे, अक्सर कुछ साल बाद खुद को एक साथ जीवन जारी रखने की कल्पना करने में असमर्थ पाया। एक ऐसी कानूनी और सामाजिक व्यवस्था में फंस गया जिसकी भावनाओं के बदलने के बाद कोई नींव नहीं बची थी। ऐतिहासिक दृष्टिकोण पूर्ण नहीं था। इसने कभी कभी दयनीय मेल भी पैदा किए, विशेष रूप से जब परिवार अपने बच्चों की भलाई के बजाय अपने स्वयं के हितों के बारे में अधिक चिंतित थे। लेकिन हमारे आधुनिक रोमांस फर्स्ट मॉडल की तुलना में इसके कई फायदे थे जिनकी हमें ईमानदारी से जांच करने की जरूरत है। पहला, उम्मीदें यथार्थवादी थी। रणनीतिक विवाह में कोई भी निरंतर भावुक प्रेम की उम्मीद लेकर प्रवेश नहीं करता था। वे साझेदारी, सहयोग और पारस्परिक लाभ की उम्मीद करते थे। जब वे साकार होते थे तो विवाह सफल होता था। जब रोमांटिक भावनाएं भी विकसित हो जाती थी तो वो बोनस था। इस यथार्थवादी ढांचे ने आधुनिक विवाहों की तुलना में बहुत कम निराशा पैदा की, जहां लोग शाश्वत रोमांटिक जुनून की उम्मीद करते हैं, और जब सामान्य मानव मनोविज्ञान तीव्र रोमांटिक भावना को अपरिहार्य रूप से ठंडा कर देता है तो वे ठगा हुआ महसूस करते हैं। दूसरा, विवाह के माध्यम से दो परिवारों के जुड़ने पर सहायता प्रणाली मजबूत होती थी। दोनों परिवारों का विवाह को सफल बनाने में निवेश होता था। समस्याओं का समाधान केवल जोड़े द्वारा अकेले सब कुछ सुलझाने की कोशिश के बजाय विस्तारित नेटवर्क के संसाधनों के साथ किया जाता था। वित्तीय संकट, संघर्ष, बच्चों के पालन पोषण की चुनौतियों, सबको पारिवारिक भागीदारी से लाभ मिलता था, बजाय इसके कि ये केवल जोड़े का बोझ हो। तीसरा, मिलान के मानदंड व्यापक थे, न कि केवल क्या हमारे पास अभी एक दूसरे के लिए तीव्र भावनाएं हैं। मूल्यांकन में वित्तीय अनुकूलता,
संरेखित जीवन लक्ष्य, पूरक कौशल और स्वभाव, पारिवारिक स्थिरता और प्रतिष्ठा, प्रमुख जीवन प्रश्नों पर साझा मूल्य और युगल वास्तव में एक साथ जीवन कैसे बनाएंगे, इसके बारे में व्यावहारिक विचार शामिल थे। ये मानदंड रोमांटिक भावना की तुलना में वैवाहिक सफलता के कहीं अधिक सटीक भविष्यवक्ता साबित हुए। चौथा, और ये महत्वपूर्ण है, विवाहों का उद्देश्य स्वयं रिश्ते से परे था। जोड़ा एक दूसरे की सभी जरूरतों को पूरा करने, एक दूसरे के लिए सब कुछ बनने, एक दूसरे में पूर्णता खोजने की कोशिश नहीं कर रहा था। वे पारिवारिक संपत्ति बनाने, सफल बच्चों के पालन पोषण, सामाजिक स्थिति बनाए रखने, पारिवारिक हितों को आगे बढ़ाने के एक बड़े प्रोजेक्ट में भागीदार थे। विवाह ने केवल एक दूसरे को खुश करने के अलावा उद्देश्यों की पूर्ति की, जिसने विडंबनापूर्ण रूप से अक्सर दोनों पक्षों को आधुनिक विवाहों की तुलना में अधिक संतुष्ट बनाया, जहां खुशी ही एकमात्र लक्ष्य है। मैकियावेली ने यह सब इसलिए पहचाना क्योंकि वो रोमांटिक नहीं बल्कि विचारशील और अवलोकन करने वाले थे। उन्होंने वह दर्ज किया जो वास्तव में काम करता था, न कि वह जो लोग चाहते थे कि काम करे। और जो वास्तव में काम करता था वो था विवाह को एक रणनीतिक गठबंधन के रूप में मानना, जो कि वो मौलिक रूप से है, न कि मुख्य रूप से एक रोमांटिक व्यवस्था के रूप में। प्यार एक गलत नींव क्यों है? अब आइए विशेष रूप से जांच करें कि मुख्य रूप से प्यार के लिए शादी करना रणनीतिक रूप से विनाशकारी क्यों है। इसके लिए रोमांटिक प्रेम की प्रकृति के बारे में कुछ गहरी असहज सच्चाइयों का सामना करने की आवश्यकता है, जिसे हमारी संस्कृति व्यवस्थित रूप से नकारती है। रोमांटिक प्रेम अस्थायी है, कभी कभी अस्थायी नहीं, आमतौर पर अस्थायी नहीं, तब तक अस्थायी नहीं जब तक आप इसे बनाए रखने के लिए बहुत कड़ी मेहनत न करें। हमेशा अस्थायी प्यार में पड़ने की विशेषता वाली तीव्र भावुक भावना एक न्यूरोकेमिकल स्थिति है जिसे मानव मस्तिष्क लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकता है। यह शारीरिक रूप से असंभव है। अध्ययन बताते हैं कि यह स्थिति आमतौर पर 6 महीने से 3 साल के बीच रहती है, जिसमें 18 महीने औसत होते हैं। प्यार में पड़ने के रूप में आप जो अनुभव करते हैं वो डोपामाइन, नॉरपेनेफ्रिन और कम सेरोटोनिन का एक कॉकटेल है, जो जुनून, उत्साह और कम निर्णय लेने की क्षमता की एक अस्थायी स्थिति बनाता है। यह स्थिति आपको बंधन बनाने और प्रजनन करने के लिए मौजूद है। इसे टिकने के लिए नहीं बनाया गया है, क्योंकि इसे बनाए रखना चयापचय, मेटाबॉलिकली रूप से महंगा होगा और जीवन के अन्य आवश्यक क्षेत्रों में कार्य करने की आपकी क्षमता को बाधित करेगा। आपका मस्तिष्क बिना बर्न आउट हुए लंबे समय तक उस स्थिति को सचमुच बनाए नहीं रख सकता है। तो जब आप प्यार के लिए शादी करते हैं तो आप वास्तव में एक अस्थायी न्यूरोकेमिकल स्थिति के आधार पर एक स्थायी कानूनी और वित्तीय प्रतिबद्धता बना रहे होते हैं। आप अपना भविष्य उन भावनाओं पर दांव पर लगा रहे हैं जो निश्चित रूप से, अनिवार्य रूप से और जैव रासायनिक रूप से बदल जाएंगी। ये वैसा ही है जैसे आप किसी घर पर 30 साल का गिरवीनामा, मॉर्गेज साइन कर रहे हैं क्योंकि आपको पसंद है कि वो एक विशेष शाम को सूर्यास्त के समय कैसा दिखता है, बिना ये विचार किए कि क्या घर वास्तव में आपकी व्यावहारिक जरूरतों को पूरा करता है। जब रोमांटिक प्रेम फीका पड़ता है, जैसा कि अनिवार्य रूप से होता है, तो 3 चीजों में से एक होती है। या तो जोड़े ने पर्याप्त व्यावहारिक अनुकूलता और साझेदारी बना ली होती है कि रिश्ता एक अलग नींव पर जारी रहता है, या वे प्रेम संबंधों, तलाक और पुनर्विवाह या निरंतर रिलेशनशिप वर्क के माध्यम से फीकी पड़ती भावनाओं को फिर से बनाने की बेताब कोशिश करते हैं, जिसे पुनर्जीवित करना तंत्रिका संबंधी, न्यूरोलॉजिकली रूप से असंभव है। या वे केवल एक मृत रिश्ते को सहते हैं क्योंकि तलाक की कानूनी और व्यावहारिक लागत बहुत अधिक होती है। पहला परिणाम हो सकता है, लेकिन ये अनिवार्य रूप से भाग्य है। क्या 2 लोग जिन्होंने मुख्य रूप से रोमांटिक केमिस्ट्री के लिए एक दूसरे को चुना, वे केमिस्ट्री सामान्य होने के बाद व्यावहारिक भागीदार भी निकले? आप अनुकूलता का मूल्यांकन नहीं कर रहे थे, आप भावना का मूल्यांकन कर रहे थे। दूसरा और तीसरा परिणाम कहीं अधिक सामान्य है, क्योंकि जोड़े ने रोमांटिक भावना के नीचे
इसे बनाए रखने के लिए कभी कुछ ठोस नहीं बनाया था जब वो बदल गई। लेकिन ये और भी बुरा हो जाता है। रोमांटिक प्रेम सक्रिय रूप से निर्णय लेने की क्षमता को बाधित करता है। वो न्यूरोकेमिकल कॉकटेल आलोचनात्मक सोच और नकारात्मक मूल्यांकन से जुड़े मस्तिष्क क्षेत्रों की गतिविधि को कम कर देता है। प्यार में पड़ने के चरण के दौरान आप सचमुच अपने रोमांटिक साथी के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं सोच सकते। वे भावनाएं जिन्हें हमारी संस्कृति कहती है कि ये निर्धारित करना चाहिए कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं, वे भावनाएं हैं जो ये मूल्यांकन करने की आपकी क्षमता को बिगाड़ देती है कि क्या आपको इस विशेष व्यक्ति से शादी करनी चाहिए। यही कारण है कि जो लोग पागलों की तरह प्यार में होते हैं वे स्पष्ट खतरों, रेड फ्लैग्स को नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों वे दोस्तों और परिवार की चिंताओं को खारिज कर देते हैं? क्यों वे मौलिक असंगतताओं की अनदेखी करते हैं? क्यों वे उन लोगों के साथ विवाह में प्रवेश करते हैं जिनके मूल्य, लक्ष्य, जीवन शैली की प्राथमिकताएं और जीवन के दृष्टिकोण उनके अपने दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से असंगत है? रोमांटिक भावना इन असंगतियों को अप्रासंगिक या प्यार के माध्यम से पार पाने योग्य महसूस कराती है। फिर जब भावना फीकी पड़ती है और निर्णय क्षमता वापस आती है तो वे सभी असंगतताएं बनी रहती है। लेकिन अब आप कानूनी रूप से किसी ऐसे व्यक्ति से बंधे हैं जिसे आपने नहीं चुना होता यदि आप स्पष्ट रूप से सोच रहे होते। मैकियावेली ने इस पैटर्न को बार बार देखा। वो भावुक प्रेम प्रसंग जो जल्दबाजी में विवाह की ओर ले गया, वो जोड़ा जो पागलों की तरह प्यार में था लेकिन वास्तविक जीवन की साझेदारी के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त था, वो रिश्ता जो नियति जैसा महसूस हुआ लेकिन व्यावहारिक असंगतताओं के वजन के नीचे वर्षों में ही टूट गया। पैटर्न इतना सुसंगत था कि उन्होंने वो निष्कर्ष निकाला जो स्पष्ट होना चाहिए। आप तीव्र रोमांटिक भावना के प्रभाव में रहते हुए प्रमुख जीवन निर्णयों के बारे में अपने निर्णय पर भरोसा नहीं कर सकते। विचार करें कि प्यार आधारित विवाहों में क्या होता है जब भावना फीकी पड़ जाती है। कई लोग रोमांटिक प्रेम के फीके पड़ने को इस संकेत के रूप में व्याख्यायित करते हैं कि उन्होंने गलत चुना, कि उनका साथी उनका सच्चा प्यार नहीं है, कि रिश्ता खत्म हो गया है। वे तलाक लेते हैं और किसी नए व्यक्ति के साथ फिर से उस भावना का पीछा करते हैं। एक ऐसा चक्र शुरू करते हैं जिसे अधिकांश लोग हार मानने या अंततः ये स्वीकार करने से पहले कि भावना हमेशा फीकी पड़ती है और किसी नए व्यक्ति के साथ इसे फिर से खोजना बस उसी चक्र को फिर से शुरू करता है। 2 या 3 बार दोहराते हैं। ये व्याख्या गलत है। रोमांटिक प्रेम का फीका पड़ना गलत चुनाव का संकेत नहीं है। ये सामान्य मानव तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोलॉजी का संकेत है। लेकिन जब आपने अपनी पूरी शादी उसी भावना पर बनाई थी तो भावना के सामान्य होने पर रिश्ते को बनाए रखने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं बचता। आपने साझेदारी, संरेखित हित, अनुकूल जीवन दृष्टिकोण या साझा बड़े उद्देश्यों का निर्माण नहीं किया है। आपके पास बस 2 ऐसे लोग रह जाते हैं जो कभी एक दूसरे के बारे में गहराई से महसूस करते थे और अब नहीं करते, और अब उनके पास साथ रहने का कोई दूसरा कारण नहीं है। रणनीतिक विवाह शुरू से ही रोमांटिक भावना पर निर्भर न रहकर इस जाल से पूरी तरह बचते हैं। जब 2 लोग इसलिए शादी करते हैं क्योंकि वे संरेखित लक्ष्यों और हितों वाले अनुकूल जीवन साथी हैं, तो तीव्र रोमांटिक भावना कम होने पर रिश्ता नहीं टूटता, क्योंकि रिश्ता कभी उस भावना पर बना ही नहीं था। यदि समय के साथ रोमांटिक प्रेम विकसित होता है तो उत्कृष्ट है, यदि नहीं तो भी विवाह अच्छी तरह से कार्य करता है, क्योंकि ये साझेदारी, परिवार निर्माण और पारस्परिक प्रगति के अपने वास्तविक उद्देश्यों को पूरा कर रहा है। यही कारण है कि विवाह करने वाले व्यक्तियों के इनपुट के साथ सोच समझ कर किए गए अरेंज मैरिज अक्सर प्रेम विवाहों की तुलना में उच्च दीर्घकालिक संतुष्टि की रिपोर्ट करते हैं। इसलिए नहीं कि जोड़े एक दूसरे से अधिक प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी तीव्र रोमांटिक जुनून की उम्मीद नहीं की थी, और इस तरह जब वे सामान्य मानवीय साझेदारी का अनुभव करते हैं तो उन्हें निराशा नहीं होती है। वे विवाह का मूल्यांकन इस आधार पर करते हैं
कि क्या वो अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहा है। वित्तीय सुरक्षा, सफल बाल पालन, पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी, बजाय इसके कि क्या वे तीव्रता से प्यार महसूस कर रहे हैं। क्रूर सच्चाई यह है कि जीवन साथी चुनने के लिए प्यार एक भयानक मानदंड है, क्योंकि प्यार एक अस्थायी अवस्था है जो उसी प्रश्न के बारे में निर्णय लेने की क्षमता को बाधित करती है जिसका उत्तर देने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। आप एक अस्थायी न्यूरोकेमिकल स्थिति से बाधित निर्णय क्षमता के दौरान कोई अन्य बड़ा जीवन निर्णय नहीं लेंगे, लेकिन प्यार के लिए शादी करना बिल्कुल यही मांग करता है। प्रेम विवाहों की वित्तीय तबाही। अब आइए रणनीतिक अनुकूलता के बजाय प्यार के लिए शादी करने की ठोस लागतों की जांच करें। ये कोई अमूर्त दार्शनिक बिंदु नहीं है, ये वास्तविक मापने योग्य वित्तीय आपदाएं हैं जो उन लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं जिन्होंने व्यावहारिक निहितार्थों पर विचार किए बिना रोमांटिक निर्णय लिए। जब आप प्यार के लिए शादी करते हैं तो वित्तीय अनुकूलता आमतौर पर एक बात का विचार होती है, यदि उस पर विचार किया भी जाए। आप प्यार में हैं, आपकी भावनाओं की तुलना में पैसा तुच्छ लगता है, हम इसे संभालेंगे, प्यार सब कुछ जीत लेता है। यह रवैया पूर्वानुमानित वित्तीय आपदाएं पैदा करता है। पैसे के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण वैवाहिक संघर्ष और तलाक के शीर्ष कारणों में से हैं। एक साथी बचत करने वाला है, दूसरा खर्च करने वाला। एक जोखिम से डरता है, दूसरा वित्तीय जुआ खेलता है। एक वित्तीय सुरक्षा को सबसे ऊपर रखता है, दूसरा अनुभवों को महत्व देता है और बचत की चिंता नहीं करता। जब तक आप डेटिंग कर रहे हैं और आपकी वित्तीय स्थिति अलग है, तब तक ये असंगतताएं ज्यादा मायने नहीं रखती। वे विवाह में विनाशकारी बन जाती है। जब आपके वित्त कानूनी रूप से जुड़ जाते हैं तो खर्च करने वाला साथी बचत करने वाले की सावधानी से बनाई गई वित्तीय सुरक्षा को नष्ट कर सकता है। जोखिम लेने वाला संयुक्त संपत्ति को जुए में गंवा सकता है। जो व्यक्ति अनुभवों को महत्व देता है वो सुरक्षा केंद्रित साथी को उस वित्तीय स्थिरता को प्राप्त करने से रोक सकता है जिसकी उसे सुरक्षित महसूस करने के लिए आवश्यकता है। ये सब उस कड़वाहट को जन्म देता है जो उस रोमांटिक भावना को नष्ट कर देती है जो आपको एक साथ लाई थी। रणनीतिक विवाहों में प्रतिबद्धता से पहले वित्तीय अनुकूलता का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किया जाता था। क्या इस व्यक्ति के वित्तीय लक्ष्य समान है? क्या हम इस बात पर सहमत हैं कि कैसे कमाना, बचाना, खर्च करना और निवेश करना है? क्या हमारी जीवन शैली लागत के मामले में अनुकूल है? क्या जोखिम, ऋण और वित्तीय नियोजन के प्रति हमारा दृष्टिकोण समान है? इन सवालों ने उन लोगों के बीच शादियों को रोका जिनकी वित्तीय असंगतता अनिवार्य रूप से संघर्ष पैदा करती। लेकिन प्रेम विवाहों से होने वाली वित्तीय आपदा केवल धन के प्रति असंगत दृष्टिकोण से कहीं अधिक गहरी है। करियर के निहितार्थों पर विचार करें। जब आप व्यावहारिक अनुकूलता पर विचार किए बिना प्यार के लिए शादी करते हैं तो आप अक्सर किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करते हैं जिसके करियर के लक्ष्य आपके अपने लक्ष्यों के साथ टकराते हैं। एक साथी को देश के दूसरी ओर नौकरी का अवसर मिलता है, दूसरे का करियर ऐसा है जिसमें स्थानीय स्तर पर रहना आवश्यक है। कौन त्याग करता है? रोमांटिक आदर्श कहता है प्यार रास्ता निकाल लेता है। व्यावहारिक वास्तविकता यह है कि किसी का करियर नष्ट हो जाता है जिससे कड़वाहट पैदा होती है जो रिश्ते को जहर दे देती है। ये परिदृश्य उन लाखों जोड़ों के साथ होता है जिन्होंने ये विचार किए बिना प्यार के लिए शादी की कि क्या उनके करियर के रास्ते अनुकूल थे। रणनीतिक विवाहों में इस पर विचार किया जाता था। यदि दोनों परिवार एक ही शहर में व्यापारी थे तो कोई संघर्ष नहीं था। यदि दोनों साथी ऐसे शिल्प का अभ्यास करने का इरादा रखते थे जो कहीं भी किया जा सकता था तो कोई संघर्ष नहीं था। विवाह के करियर संबंधी निहितार्थों का मूल्यांकन और योजना बनाई गई थी, बजाय इसके कि उन्हें बाद में प्यार और समझौते के साथ हल की जाने वाली समस्याओं के रूप में देखा जाए। या तलाक के वित्तीय निहितार्थों पर विचार करें जो लगभग आधे प्रेम विवाहों में होता है। जो व्यक्ति प्यार के लिए शादी करता है वो आमतौर पर प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट, विवाह पूर्व समझौता नहीं करता क्योंकि ऐसा करना अरुचिपूर्ण
अनरोमांटिक लगता है, जैसे कि विफलता की योजना बनाना। इसलिए जब तलाक होता है तो वित्तीय तबाही पूरी होती है। शादी से पहले बनी संपत्ति का बंटवारा हो जाता है, सेवानिवृत्ति खाते विभाजित हो जाते हैं, पारिवारिक घर बेच दिया जाता है, एक या दोनों पक्ष भारी कानूनी शुल्क देते हैं, कोई गुजारा भत्ता देता है, कोई बाल सहायता चाइल्ड सपोर्ट देता है। एक तलाक से होने वाली वित्तीय क्षति आपको धन संचय के मामले में एक दशक या उससे अधिक पीछे धकेल सकती है। और यदि आप सबक सीखे बिना फिर से प्यार के लिए शादी करके पैटर्न दोहराते हैं तो आप कई तलाक के चक्रों से गुजर सकते हैं जो स्थायी धन बनाने की किसी भी संभावना को नष्ट कर देते हैं। रणनीतिक विवाह, क्योंकि वे केवल रोमांटिक भावना के बजाय संरेखित व्यावहारिक हितों पर आधारित थे, उनके तलाक में समाप्त होने की संभावना बहुत कम थी। जब वे हुए तो विवाह पूर्व व्यवस्थाएं प्रीनप्चुअल अरेंजमेंट्स मानक थी, क्योंकि विवाह को शुरू से ही एक व्यावसायिक व्यवस्था के रूप में समझा गया था। वित्तीय क्षति हालांकि अभी भी महत्वपूर्ण थी, पूर्व नियोजन के माध्यम से सीमित थी। फिर प्रेम विवाहों में भावनात्मक निर्णय लेने की छिपी हुई वित्तीय लागत भी है। जब आपने व्यावहारिक अनुकूलता के बजाय प्यार के लिए शादी की तो आप रणनीति के बजाय भावना के आधार पर निरंतर वित्तीय निर्णय लेते हैं। आप बड़ा घर खरीदते हैं क्योंकि आपका जीवन साथी इसे चाहता है, भले ही आप इसे वहन नहीं कर सकते। आप अपने जीवन साथी की उम्मीदों के अनुरूप जीवन शैली बनाए रखने के लिए कर्ज लेते हैं, भले ही ये आपकी वित्तीय सुरक्षा को नष्ट कर रहा हो। आप अपने जीवन साथी की इच्छा के आधार पर करियर विकल्प चुनते हैं, न कि रणनीतिक रूप से जो अनुकूल हो। प्रत्येक भावनात्मक निर्णय की एक वित्तीय लागत होती है। दशकों तक इन लागतों को जोड़ते रहें और कुल नुकसान चौंकाने वाला होता है। संरेखित वित्तीय मूल्यों और लक्ष्यों के साथ रणनीतिक रूप से विवाह करने वाला जोड़ा इन संघर्षों का सामना नहीं करता है। वे असंगत भावनात्मक जरूरतों के बीच समझौता करने के बजाय प्राथमिकताओं की अपनी साझा समझ के आधार पर वित्तीय निर्णय लेते हैं। पीढ़ीगत धन के निहितार्थों पर विचार करें। रणनीतिक विवाहों ने पारिवारिक संपत्ति को जोड़ा, जिससे अगली पीढ़ी के लिए अधिक धन का निर्माण हुआ। प्रेम विवाह अक्सर धन के प्रति असंगत दृष्टिकोणों को जोड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कम धन बनता है और आगे बढ़ता है। जिस व्यापारी ने अपनी बेटी की शादी अपने व्यावसायिक भागीदार के बेटे से की, उसने एक मजबूत व्यवसाय बनाया जिसने उनके बच्चों के लिए अधिक धन पैदा किया। वो व्यापारी जिसकी बेटी ने व्यवसाय से बाहर किसी व्यक्ति से प्यार के लिए शादी की, उसने अक्सर पारिवारिक संपत्ति को कम होते या पूरी तरह से नष्ट होते देखा। आधुनिक शब्दों में ये इस रूप में सामने आता है कि रणनीतिक विवाहों के बच्चों को संयुक्त पारिवारिक संपत्ति और व्यावसायिक हित विरासत में मिलते हैं, जबकि प्रेम विवाहों के बच्चों को अक्सर तलाकशुदा माता पिता की अलग अलग घटी हुई संपत्ति विरासत में मिलती है और कोई एकीकृत पारिवारिक धन रणनीति नहीं होती है। मैकियावेली ने देखा कि जो राजकुमार प्यार के लिए शादी करते थे वे आमतौर पर शुरुआत की तुलना में गरीब मरते थे, जबकि रणनीतिक रूप से शादी करने वाले राजकुमार अक्सर अपनी संपत्ति में काफी वृद्धि करते थे। ये पैटर्न आज भी कायम है। जो व्यक्ति संरेखित वित्तीय मूल्यों और लक्ष्यों के साथ रणनीतिक अनुकूलता से विवाह करता है, उसके जीवन काल में उन लोगों की तुलना में कहीं बेहतर वित्तीय परिणाम होते हैं जो प्यार के लिए शादी करते हैं और बाद में पैसे का हिसाब लगाने की कोशिश करते हैं। वित्तीय तबाही केवल पैसे के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि वित्तीय तनाव रिश्तों को कैसे नष्ट कर देता है। वित्तीय अनुकूलता पर विचार किए बिना प्यार के लिए शादी करने के कारण पैसे के लिए संघर्ष कर रहे जोड़े के पास अन्य वैवाहिक समस्याओं के समाधान के लिए संसाधन नहीं होते हैं। वित्तीय तनाव ऐसे संघर्ष पैदा करता है जो अन्यथा मौजूद नहीं होते। ये रिश्ते की समस्याओं को सुलझाने के विकल्पों को सीमित कर देता है। ये ऐसा दबाव बनाता है जो उस रोमांटिक भावना के विघटन को तेज करता है जो जोड़े को एक साथ लाई थी। इस बीच रणनीतिक रूप से मेल खाने वाले जोड़े के पास विवाह से पहले वित्तीय असंगतता का मूल्यांकन करके उससे बचने के बाद
वित्तीय स्थिरता होती है, जो अन्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए संसाधन प्रदान करती है। वे काउंसलिंग, जरूरत पड़ने पर अलग स्थान, जीवन में सुधार जो तनाव कम करते हैं, वहन कर सकते हैं। वित्तीय सुरक्षा वैवाहिक खुशी की गारंटी नहीं देती है, लेकिन वित्तीय तनाव लगभग वैवाहिक दुख की गारंटी देता है। अनुकूलता का जाल, द कंपैटिबिलिटी ट्रैप। वित्तीय आपदा के अलावा प्यार के लिए शादी करना वो पैदा करता है जिसे मैकियावेली रणनीतिक असंगतता के रूप में पहचानते, जो अनगिनत दैनिक संघर्षों में प्रकट होती है। जब आप व्यावहारिक अनुकूलता के बजाय मुख्य रूप से रोमांटिक भावना के आधार पर साथी चुनते हैं, तो आप जुआ खेल रहे होते हैं कि जो व्यक्ति आपको तीव्रता से महसूस कराता है, वो उन दर्जनों तरीकों से आपके अनुकूल भी होगा जो सफल साझेदारी के लिए वास्तव में मायने रखते हैं। कभी कभी ये जुआ सफल होता है, अक्सर ये नहीं होता, और कानूनी रूप से बंधने के बाद असंगतता की खोज करना एक विशेष प्रकार का दुख पैदा करता है, जिससे बेहतर चयन मानदंडों के माध्यम से बचा जा सकता था। जीवन शैली की अनुकूलता पर विचार करें। एक साथी स्वभाव से व्यवस्थित है, दूसरा अव्यवस्था, केओस में रहता है। एक शांत घरेलू वातावरण चाहता है, दूसरे को सामाजिक उत्तेजना की आवश्यकता है। एक जल्दी उठता है और जल्दी सो जाता है, दूसरा स्वाभाविक रूप से रात्रिचर, नॉकटर्नल है। एक नियमित रूप से व्यायाम करता है और स्वस्थ खाता है, दूसरा फिटनेस या पोषण को प्राथमिकता नहीं देता। एक बड़े पैमाने पर यात्रा करना चाहता है, दूसरा घर पर रहना पसंद करता है। एक समय की पाबंदी, पंक्चुअलिटी को महत्व देता है, दूसरा लचीले समय पर काम करता है। डेटिंग के दौरान इनमें से कोई भी अंतर ज्यादा मायने नहीं रखता। वे शादी में निरंतर घर्षण के स्रोत बन जाते हैं। जब आप जगह साझा कर रहे होते हैं और एक साथ जीवन बना रहे होते हैं, तो व्यवस्थित व्यक्ति अव्यवस्था से नफरत करने लगता है। शांति पसंद करने वाला व्यक्ति निरंतर सामाजिक गतिविधि से अभिभूत महसूस करता है। जल्दी उठने वाला व्यक्ति देर रात तक जागने वाले से निराश हो जाता है। फिटनेस उन्मुख व्यक्ति अपने साथी के अलग दृष्टिकोण के कारण खुद को बंधा हुआ महसूस करता है। यात्रा प्रेमी फंसा हुआ महसूस करता है। समय का पाबंद व्यक्ति हमेशा इंतजार करने के कारण कड़वाहट से भर जाता है। इन संघर्षों को वर्षों या दशकों में गुणा करें, और जो आपको मिलता है वो दो ऐसे लोग हैं जो कभी एक दूसरे के बारे में गहराई से महसूस करते थे, लेकिन अब एक दूसरे की उपस्थिति को मुश्किल से सहन कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि कोई भी व्यक्ति गलत या बुरा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे उन तरीकों से मौलिक रूप से असंगत है जिन्हें रोमांटिक प्रेम ने अस्थायी रूप से धुंधला कर दिया था। रणनीतिक विवाहों ने जीवन शैली की अनुकूलता का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किया। समान दैनिक दिनचर्या, अनुकूल ऊर्जा स्तर, एकांत बनाम सामाजिक गतिविधि के लिए संरेखित प्राथमिकताएं, घरेलू प्रबंधन के लिए मेल खाने वाले दृष्टिकोण। ये व्यावहारिक विचार रोमांटिक जुनून की तुलना में नीरस लग सकते हैं, और यही कारण है कि वे दीर्घकालिक संतुष्टि के लिए अधिक महत्वपूर्ण साबित हुए। फिर मूल्यों की अनुकूलता, वैल्यू कंपैटिबिलिटी आती है, जो जीवन शैली की अनुकूलता से भी अधिक महत्वपूर्ण साबित होती है। आपने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी की जिसके मूल मूल्य आपके मूल्यों से मौलिक रूप से भिन्न है, क्योंकि आप प्यार में थे और मूल्य भावनाओं की तुलना में कम महत्वपूर्ण लग रहे थे। फिर आपको एक साथ बड़े जीवन निर्णय लेने पड़ते हैं और पता चलता है कि आप सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि आप असंगत मूल्य प्रणालियों से काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति करियर की उपलब्धि को हर चीज से ऊपर मानता है, दूसरा कार्य जीवन संतुलन को महत्व देता है। परिवार बनाम काम के लिए कितना समय समर्पित किया जाए, इस पर संघर्ष अनिवार्य है। एक व्यक्ति वित्तीय सुरक्षा को महत्व देता है और इसे प्राप्त करने के लिए जीवन बनाता है, दूसरा अनुभवों और रोमांच को महत्व देता है और सुरक्षा खोजने को सीमित करने वाला मानता है। प्रमुख वित्तीय निर्णयों पर संघर्ष अनिवार्य है। एक व्यक्ति धार्मिक है और बच्चों को मजबूत धार्मिक पहचान के साथ पालना चाहता है, दूसरा धर्मनिरपेक्ष है और चाहता है कि बच्चे अपना रास्ता खुद चुने।
बच्चों को पालने के तरीके पर संघर्ष अनिवार्य है। इन मूल्य संघर्षों का कोई अच्छा समाधान नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई समझौता स्थिति नहीं है जो दोनों मूल्य प्रणालियों का सम्मान करती हो। किसी को अपने मूल मूल्यों का बलिदान देना पड़ता है, जिससे कड़वाहट पैदा होती है जो समय के साथ रिश्ते को नष्ट कर देती है, या जोड़ा निरंतर संघर्ष में रहता है, बिना किसी समाधान के बार बार उन्हीं मौलिक मतभेदों के बारे में बहस करता है। रणनीतिक विवाह मूल्य अनुकूलता के लिए मेल खाते थे। समान धार्मिक पृष्ठभूमि, परिवार बनाम करियर के बारे में संरेखित प्राथमिकताएं, बच्चों के पालन पोषण के लिए अनुकूल दृष्टिकोण, एक अच्छे जीवन के अर्थ की साझा समझ। ये मिलान पूर्ण नहीं थे, लेकिन उन्होंने उन मौलिक मूल्य संघर्षों से बचा लिया जो प्रेम विवाहों को नष्ट कर देते हैं। प्रेम विवाहों में संचार शैली की अनुकूलता, कम्युनिकेशन स्टाइल कंपैटिबिलिटी को अक्सर पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ये दीर्घकालिक कामकाज के लिए महत्वपूर्ण साबित होती है। एक साथी स्पष्टवादी होता है और ईमानदार संचार, कम्युनिकेशन को महत्व देता है, भले ही वो असहज करने वाला हो। दूसरा साथी संघर्ष से बचने वाला, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंट होता है और ईमानदारी से ऊपर सद्भाव, हार्मनी को महत्व देता है। ये असंगति एक ऐसी स्थिति पैदा करती है जहां एक साथी को लगता है कि वे वास्तविक बातचीत नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे को लगता है कि ईमानदारी के नाम पर उन पर लगातार हमला किया जा रहा है, या एक साथी भावनाओं को आंतरिक रूप से संसाधित, प्रोसेस करता है और परेशान होने पर एकांत चाहता है। दूसरा उन्हें बाहरी रूप से संसाधित करता है और तत्काल चर्चा और समाधान चाहता है। ये असंगति एक ऐसा खेल बना देती है जहां एक व्यक्ति समाधान के लिए दूसरे का पीछा कर रहा है, जबकि पीछा किया जाने वाला व्यक्ति और अधिक पीछे हट जाता है, जिससे उस बात पर संघर्ष बढ़ जाता है जो वास्तव में केवल असंगत प्रोसेसिंग स्टाइल है। यदि दोनों साथी जागरूक और उदार हो तो इन पैटर्नों पर काम किया जा सकता है, लेकिन प्रेम विवाहों में, जहां प्रतिबद्धता से पहले अनुकूलता का मूल्यांकन नहीं किया गया था, जोड़े अक्सर इन असंगतियों को शैली के अंतर के रूप में नहीं पहचान पाते, बल्कि इसे दूसरे व्यक्ति की गलती या उसके कठिन होने के रूप में देखते हैं। इसका परिणाम निरंतर हताशा और गलत समझे जाने की भावना होती है, जो उस स्नेह को खत्म कर देती है जो उन्हें एक साथ लाया था। सामाजिक अनुकूलता, सोशल कंपैटिबिलिटी, प्रेम विवाहों में संघर्षों का एक और सेट पैदा करती है। एक साथी अत्यधिक बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्टेड है और उसे व्यापक सामाजिक मेलजोल की आवश्यकता है। दूसरा अंतर्मुखी, इंट्रोवर्टेड है और सामाजिकता को थकाऊ पाता है। बहिर्मुखी व्यक्ति खुद को बंधा हुआ और अलग थलग महसूस करता है। अंतर्मुखी दबाव और थकान महसूस करता है। कोई भी गलत नहीं है, लेकिन वे असंगत है। या एक साथी करीबी पारिवारिक संस्कृति से आता है, जहां बार बार पारिवारिक समारोह होते हैं और व्यक्तिगत जीवन में परिवार का उच्च हस्तक्षेप होता है। दूसरा एक स्वतंत्र पारिवारिक संस्कृति से आता है, जहां संपर्क कम होता है और निजता, प्राइवेसी के प्रति सख्त सीमाएं होती है। पहला साथी तब अस्वीकार महसूस करता है जब दूसरा निरंतर पारिवारिक भागीदारी नहीं चाहता। दूसरा तब खुद पर आक्रमण महसूस करता है जब पारिवारिक अपेक्षाएं बढ़ती है। फिर से कोई भी गलत नहीं है, लेकिन वे असंगत है। रणनीतिक विवाह सामाजिक अनुकूलता, समान पारिवारिक संस्कृतियों, अनुकूल सामाजिक जरूरतों और पारिवारिक भागीदारी के बारे में संरेखित अपेक्षाओं के लिए मेल खाते थे। इन विचारों ने उन लोगों के बीच विवाह को रोका जिनकी सामाजिक जरूरतें अनिवार्य रूप से टकराती। बौद्धिक अनुकूलता, इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी को अक्सर प्रेम विवाह की चर्चाओं में अभिजात्य, एलिटिस्ट कहकर खारिज कर दिया जाता है, लेकिन व्यावहारिक वास्तविकता दिखाती है कि दीर्घकालिक संतुष्टि के लिए ये बहुत मायने रखती है। जब एक साथी अत्यधिक बौद्धिक होता है और विचारों, राजनीति, दर्शन और जटिल विषयों पर चर्चा करना चाहता है, जबकि दूसरे साथी की इन चर्चाओं में कोई रुचि नहीं होती है, तो दोनों साथी अंततः असंतुष्ट हो जाते हैं। बौद्धिक साथी
उत्तेजक बातचीत के लिए भूखा महसूस करता है। कम बौद्धिक साथी अपर्याप्त या ऊबा हुआ महसूस करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों साथियों को समान शिक्षा स्तर या बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि उन्हें अनुकूल बौद्धिक जरूरतों और रुचियों की आवश्यकता है। दो लोगों की शैक्षिक पृष्ठभूमि बहुत अलग हो सकती है, लेकिन सीखने और विचारों पर चर्चा करने में समान जिज्ञासा और रुचि उन्हें अनुकूल बना सकती है। या दो लोगों की शिक्षा समान हो सकती है, लेकिन बौद्धिक जरूरतें पूरी तरह से अलग हो सकती है, जो उन्हें असंगत बनाती है। रणनीतिक विवाहों ने बौद्धिक अनुकूलता को कई कारकों में से एक माना। क्या इन लोगों को एक दूसरे से महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने में मजा आता है? क्या उनमें अनुकूल बौद्धिक जिज्ञासा है? क्या वे समय के साथ एक दूसरे को उबने देंगे या वे एक दूसरे के लिए दिलचस्प बने रहेंगे? प्रेम विवाह शायद ही कभी इस पर विचार करते हैं। फिर जोड़ों को आश्चर्य होता है कि कुछ वर्षों के साथ के बाद उनके पास बात करने के लिए कुछ भी क्यों नहीं है। इन सभी असंगतियों का संचयी प्रभाव वही है जिसे मैकियावेली एक कार्यात्मक गठबंधन और एक अभिशप्त गठबंधन के बीच के अंतर के रूप में पहचानते। जब आप जीवन शैली, मूल्यों, संचार, सामाजिक जरूरतों और बौद्धिक जुड़ाव में व्यावहारिक अनुकूलता का मूल्यांकन किए बिना प्यार के लिए शादी करते हैं, तो आप निश्चित रूप से चल रहे संघर्ष के कई क्षेत्र पैदा कर रहे होते हैं। कुछ जोड़े इसे प्रबंधित कर सकते हैं, अधिकांश नहीं। मौलिक असंगतियों पर निरंतर घर्षण उस रोमांटिक भावना को खत्म कर देता है जो शुरू में उन्हें साथ लाई थी, जिससे दो लोग एक ऐसी कानूनी व्यवस्था में फंस जाते हैं जो उनमें से किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती। रणनीतिक विवाह सभी आयामों पर पूर्ण मेल नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्रतिबद्धता से पहले उनका मूल्यांकन करके सबसे स्पष्ट और पूर्वानुमानित असंगतियों से परहेज किया। इस व्यावहारिक दृष्टिकोण ने ऐसी साझेदारियां पैदा की जो अच्छी तरह से काम करती थी, भले ही वे रोमांटिक आदर्श न रही हों। जो दैनिक असंगति के बोझ तले दबने वाले रोमांटिक आदर्श की तुलना में दशकों बाद कहीं अधिक मूल्यवान साबित हुई। आधुनिक रणनीतिक दृष्टिकोण ये स्थापित करने के बाद कि प्यार विवाह के लिए एक भयानक प्राथमिक मानदंड क्यों है और रणनीतिक विचारों का वर्चस्व क्यों होना चाहिए, सवाल ये उठता है कि विवाह के लिए एक आधुनिक रणनीतिक दृष्टिकोण कैसा दिखता है। हम ऐतिहासिक अरेंज मैरिज की नकल नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके अंतर्निहित सिद्धांतों को समकालीन संदर्भों में लागू कर सकते हैं। आधुनिक रणनीतिक दृष्टिकोण विवाह को वही मानता है जो वो मौलिक रूप से है, सामाजिक निहितार्थों वाली एक कानूनी और आर्थिक साझेदारी, जहां दीर्घकालिक सफलता के लिए रोमांटिक भावना की तुलना में कई आयामों में अनुकूलता कहीं अधिक मायने रखती है। ये विवाह से रोमांस या प्यार को खत्म नहीं करता है, ये उन्हें प्रतिबद्धता के पर्याप्त औचित्य के बजाय रिश्ते में सुखद जुड़ाव के रूप में उचित परिप्रेक्ष्य में रखता है। वित्तीय अनुकूलता से शुरुआत करें, जो गैर प्रक्राम्य, नॉन निगोशिएबल होनी चाहिए। विवाह पर विचार करने से पहले आपको मौलिक वित्तीय प्रश्नों पर स्पष्ट संरेखण की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति के वित्तीय लक्ष्य क्या है? घर के स्वामित्व, वित्तीय स्वतंत्रता या सेवानिवृत्ति जैसे प्रमुख वित्तीय मील के पत्थर के लिए समय रेखा क्या है? कमाई, खर्च, बचत और निवेश के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या है? ऋण और वित्तीय जोखिम के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या है? प्रत्येक व्यक्ति किस जीवन स्तर की अपेक्षा करता है और क्या वह अनुमानित आय के साथ टिकाऊ है? ये चर्चाएं जल्दी, स्पष्ट रूप से और विस्तार से होनी चाहिए। यदि आप मौलिक वित्तीय असंगति पाते हैं, तो रोमांटिक भावना के बावजूद ये रिश्ता खत्म करने का कारण है, क्योंकि वित्तीय असंगतता उस रोमांटिक भावना को नष्ट कर देगी जो मौजूद है। लेकिन केवल तभी जब आप कानूनी और आर्थिक रूप से खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ उलझा चुके होंगे जिसका वित्तीय दृष्टिकोण आपके साथ टकराता है। ये उन लोगों को स्वार्थी, मर्सनरी लग सकता है जिन्हें सिखाया गया है कि प्यार सब कुछ जीत लेता है। ये वास्तव में दोनों पक्षों के लिए सुरक्षात्मक है। कानूनी प्रतिबद्धता से पहले वित्तीय असंगति की खोज करना
शादी के बाद की तुलना में बेहतर है, जहां इसे हल करने के लिए तलाक की आवश्यकता होती है। और व्यवहार में जो जोड़े पैसे के बारे में खुलकर चर्चा नहीं कर सकते और वित्तीय दृष्टिकोण के बारे में वास्तविक संरेखण तक नहीं पहुंच सकते, वे संचार और अनुकूलता की समस्याओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो केवल वित्त से परे तक फैली हुई है। इसके बाद जीवन लक्ष्य की अनुकूलता का मूल्यांकन करें। प्रत्येक व्यक्ति 5 साल, 10 साल, 20 साल में कहाँ होना चाहता है? प्रत्येक व्यक्ति सफल जीवन किसे मानता है? करियर बनाम परिवार के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या है? प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में बच्चों की क्या भूमिका चाहता है? यदि बिल्कुल भी, आप साथ में समय कैसे बिताएंगे? आप किसे प्राथमिकता देंगे? और आप किस तरह का जीवन बना रहे हैं? इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या है? यदि ये दृष्टिकोण बारीकी से मेल खाते हैं, तो आपके पास साझेदारी की नींव है। यदि वे महत्वपूर्ण रूप से टकराते हैं, तो आपके पास असंगति है जो निरंतर संघर्ष पैदा करेगी। एक व्यक्ति व्यवसाय बनाना चाहता है, जबकि दूसरा सुरक्षित रोजगार चाहता है, तो जोखिम और समय के आवंटन को लेकर संघर्ष पैदा होता है। एक व्यक्ति बड़ा परिवार चाहता है, जबकि दूसरा निसंतान रहना चाहता है, तो ये मौलिक असंगति पैदा करता है। एक व्यक्ति बड़े शहर में रहना चाहता है, जबकि दूसरा ग्रामीण संपत्ति चाहता है, तो ये तार्किक असंभवता, लॉजिस्टिकल इम्पॉसिबिलिटी पैदा करता है। फिर से इन असंगतियों को विवाह से पहले रिश्तों को खत्म कर देना चाहिए, न कि बाद में। रोमांटिक आदर्श कहता है कि प्यार रास्ता खोज लेगा और समझौता संभव है। रणनीतिक वास्तविकता यह है कि मौलिक जीवन लक्ष्यों पर समझौता दोनों पक्षों को असंतुष्ट और कड़वाहट से भरा छोड़ देता है। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने से बेहतर है जिसके जीवन लक्ष्य पहले से ही आपके साथ मेल खाते हों, बजाय इसके कि आप किसी से अपने जीवन के दृष्टिकोण को आपके अनुरूप मौलिक रूप से बदलने के लिए कहें। मूल्य अनुकूलता, वैल्यू कंपैटिबिलिटी का पूरी तरह से मूल्यांकन करें। धर्म, राजनीति, नैतिकता और जीवन की प्राथमिकताओं जैसे प्रमुख प्रश्नों के बारे में प्रत्येक व्यक्ति क्या मानता है? सतही सहमति नहीं, बल्कि इस बारे में गहरा संरेखण कि क्या मायने रखता है और क्यों। आपको हर चीज पर समान स्थिति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको अनुकूल ढांचे की आवश्यकता है जो आपसी सम्मान और एकीकृत दिशा की अनुमति दे। वो जोड़ा जहां एक व्यक्ति की राजनीतिक मान्यताएं उसकी पहचान का मूल है और दूसरे की राजनीतिक मान्यताएं सीधे टकराती है, वहां अनसुलझा तनाव पैदा होता है। वो जोड़ा जहां एक व्यक्ति की धार्मिक मान्यताएं कुछ जीवन शैली विकल्पों की मांग करती है, जबकि दूसरे व्यक्ति की मान्यताएं उन्हीं विकल्पों को प्रतिबंधित करती है, वहां असंभव संघर्ष पैदा होता है। ये समझौते के जरिए दूर किए जाने वाले मतभेद नहीं है, ये कानूनी प्रतिबद्धता से पहले पहचानी जाने वाली असंगतताएं हैं। व्यावहारिक रूप से जीवन शैली की अनुकूलता का आकलन करें। दैनिक जीवन की परिस्थितियों में एक साथ विस्तारित समय बिताएं, न कि केवल डेट नाइट की स्थितियों में। क्या आप साझा स्थान में आराम से सहअस्तित्व में रह सकते हैं? क्या आपकी दैनिक लय टकराती है या पूरक है? क्या घरेलू प्रबंधन, स्वच्छता, संगठन और दैनिक दिनचर्या के प्रति आपके दृष्टिकोण घर्षण या सद्भाव पैदा करते हैं? क्या आपकी सामाजिक जरूरतें और पारिवारिक अपेक्षाएं मेल खाती हैं? कई प्रेम विवाह इस मूल्यांकन को छोड़ देते हैं और रोमांटिक डेट से सीधे सहवास या विवाह की ओर बढ़ जाते हैं, बिना वास्तव में ये परीक्षण किए कि क्या वे साझा दैनिक जीवन में अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं। फिर उन्हें उन असंगतियों का पता चलता है जिन्हें रोमांटिक भावना ने अस्थायी रूप से छिपा दिया था। रणनीतिक मूल्यांकन के लिए पर्याप्त समय तक साथ रहने की आवश्यकता होती है, ताकि ये देखा जा सके कि आप दैनिक कामकाज में वास्तव में कितने अनुकूल हैं, न कि केवल ये कि आप रोमांटिक क्षणों के दौरान कैसा महसूस करते हैं। ईमानदारी से बौद्धिक अनुकूलता का मूल्यांकन करें। क्या आप एक दूसरे से महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने का आनंद लेते हैं? क्या आप केवल शारीरिक आकर्षण से परे एक दूसरे को दिलचस्प पाते हैं? क्या आप समय के साथ आकर्षक बातचीत बनाए रख सकते हैं? क्या आपके पास बौद्धिक उत्तेजना
और चर्चा के लिए अनुकूल जरूरतें हैं। ये इस बारे में नहीं है कि दोनों लोगों को बुद्धिजीवी होना चाहिए या उनकी समान रुचियां होनी चाहिए। ये इस बारे में है कि क्या आप दशकों तक दिलचस्प बातचीत बनाए रख सकते हैं। कई जोड़ों को शादी के बाद पता चलता है कि नयापन खत्म होने के बाद उनके पास चर्चा करने के लिए कुछ भी दिलचस्प नहीं बचा है, जिससे ऐसे रिश्ते बनते हैं जहां साथी अनिवार्य रूप से रूममेट होते हैं, जो कभी कभी यौन संबंध बनाते हैं, न कि वास्तविक साथी। आप संघर्षों को कैसे संभालते हैं, इसके माध्यम से संचार अनुकूलता का परीक्षण करें। क्या आप कठिन विषयों पर चर्चा कर सकते हैं और समाधान तक पहुंच सकते हैं? क्या आप निष्पक्ष रूप से लड़ते हैं या संघर्ष अपमानजनक या विनाशकारी हो जाता है? क्या आप असहमति के दौरान भी सम्मान बनाए रख सकते हैं? क्या आपकी संचार शैलियां पूरक है या टकराती है? जो जोड़े शादी से पहले संघर्षों के बारे में अच्छी तरह से संवाद नहीं कर सकते, वे बाद में जादुई रूप से उन कौशलों को विकसित नहीं करेंगे। रणनीतिक दृष्टिकोण के लिए कानूनी प्रतिबद्धता बनाने से पहले ये प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है कि आप कठिन बातचीत और असहमतियों को रचनात्मक रूप से संभाल सकते हैं। यदि आपके संघर्ष विनाशकारी हो जाते हैं या आप महत्वपूर्ण विषयों पर समाधान तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो ये रोमांटिक भावना के बावजूद अयोग्य बनाने वाली असंगति है। इन सभी आयामों में अनुकूलता स्थापित करने के बाद ही रोमांटिक भावना को अंतिम कारक के रूप में माना जाना चाहिए। यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो वित्तीय रूप से अनुकूल है, जिसके जीवन लक्ष्य आपके साथ मेल खाते हैं, जिसके मूल्य अनुकूल हैं, जिसकी जीवन शैली आपके साथ फिट बैठती है, जो बौद्धिक रूप से आकर्षक है और जिसके साथ आप अच्छी तरह से संवाद करते हैं, तब रोमांटिक भावना प्रासंगिक हो जाती है। क्या आप इस अत्यधिक अनुकूल साथी के प्रति आकर्षित और स्नेही भी महसूस करते हैं? यदि हाँ, तो आपको शादी करने लायक कोई मिल गया है। यदि नहीं, तो आपको अपने जीवन में मित्र या सहयोगी के रूप में रखने लायक कोई मिल गया है, लेकिन जीवन साथी के रूप में नहीं। ये क्रम रोमांटिक भावना को उसके उचित स्थान पर कई कारकों में से एक के रूप में रखता है, न कि एकमात्र कारक के रूप में जो मायने रखता है। इस रणनीतिक दृष्टिकोण का परिणाम किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह होता है जो वास्तव में उन आयामों में आपके अनुकूल है, जो ये निर्धारित करते हैं कि साझेदारी काम करती है या नहीं, और जो संयोग से ऐसा व्यक्ति भी है जिसके प्रति आप आकर्षित और स्नेही महसूस करते हैं। ये नींव तीव्र रोमांटिक भावना के अपरिहार्य रूप से फीका पड़ने के बाद भी जीवित रहती है, क्योंकि रिश्ता मुख्य रूप से उस भावना पर बना ही नहीं था। ये व्यावहारिक अनुकूलता पर बना था, जो इस बात की परवाह किए बिना काम करना जारी रखती है कि आप किसी भी समय तीव्रता से प्यार महसूस कर रहे हैं या नहीं। ये दृष्टिकोण प्रेम विवाह की विचारधारा पर पले बढ़े लोगों को अरुचिकर, अनरोमांटिक लगता है। ये वास्तव में सच्चे अर्थों में कहीं अधिक रोमांटिक है, क्योंकि ये तीव्र भावना के बजाय स्थायी साझेदारी के लिए नींव बनाता है जो जल्दी खत्म नहीं होती। अनुकूल साझेदारी के वर्षों से विकसित होने वाला रोमांस प्यार में पड़ने वाले रोमांस की तुलना में कहीं अधिक संतोषजनक साबित होता है, जो तीव्र तो है लेकिन अस्थायी है। विवाह पूर्व समझौते, प्रीनप्चुअल की आवश्यकता। रणनीतिक विवाह सोच का एक व्यावहारिक अनुप्रयोग जो विशिष्ट ध्यान का हकदार है, वो है विवाह पूर्व समझौतों, प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट्स की पूर्ण आवश्यकता। ये अकेला निर्णय उन लोगों को अलग करता है जो विवाह को एक कानूनी और वित्तीय व्यवस्था के रूप में समझते हैं, उन लोगों से जो अभी भी इसे मुख्य रूप से एक रोमांटिक प्रतिबद्धता के रूप में सोचते हैं। विवाह पूर्व समझौतों पर रोमांटिक आपत्ति यह है कि तलाक की योजना बनाना रिश्ते में विश्वास की कमी को दर्शाता है, कि वास्तव में प्यार करने वाले जोड़ों को विवाह पूर्व सुरक्षा, प्रीनप्चुअल प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, कि विवाह पूर्व समझौते का अनुरोध करना अनिवार्य रूप से ये स्वीकार करना है कि आप विवाह के विफल होने की उम्मीद करते हैं। ये आपत्ति उस गंभीर रणनीतिक अज्ञानता, स्ट्रैटेजिक नेविटी को प्रकट करती है कि विवाह वास्तव में क्या है और इसमें प्रवेश करके आप कौन से जोखिम उठाते हैं। विवाह संपत्ति के विभाजन, जीवन साथी के समर्थन
और वित्तीय दायित्वों के बारे में विशिष्ट डिफॉल्ट शर्तों वाला एक कानूनी अनुबंध है। जब आप बिना किसी विवाह पूर्व समझौते के शादी करते हैं तो आप बिना किसी बातचीत के उन डिफॉल्ट शर्तों को स्वीकार कर रहे होते हैं। आप किसी भी अन्य बड़े अनुबंध पर बिना उसकी शर्तों को पढ़ें और अपने हितों की रक्षा के लिए बातचीत किए बिना हस्ताक्षर नहीं करेंगे। लेकिन बिना प्रीनप के शादी करना बिल्कुल यही मांग करता है। डिफॉल्ट शर्तें क्षेत्राधिकार जुरिस्डिक्शन के अनुसार अलग अलग होती हैं, लेकिन आमतौर पर इनमें वैवाहिक संपत्ति को विभाजित करना शामिल होता है, चाहे वो किसी ने भी अर्जित की हो। आपके पूर्व जीवन साथी को अनिश्चित काल तक समर्थन देने के लिए संभावित निरंतर वित्तीय दायित्व, सेवानिवृत्ति खातों और विवाह के दौरान बनाई गई अन्य संपत्तियों का विभाजन और विवाह में आपके द्वारा लाई गई संपत्तियों के लिए कोई सुरक्षा नहीं। ये शर्तें आपके विशिष्ट परिदृश्यों के आधार पर उचित हो सकती हैं या विनाशकारी भी, लेकिन आप बिना प्रीनप के शादी करके उन्हें बिना मोलभाव के स्वीकार कर रहे हैं। मैकियावेली तुरंत पहचान लेंगे कि जब आपके पास बातचीत करने का अवसर हो और आप शर्तों पर बातचीत न करें तो ये रणनीतिक अक्षमता स्ट्रैटेजिक इनकॉम्पिटेंस है। जब आपके पास शर्तें तय करने की ताकत लेवरेज होती है तो आप उन्हें तय करते हैं। आप बस जो भी डिफॉल्ट व्यवस्था मौजूद है उसे स्वीकार नहीं करते और सबसे अच्छे की उम्मीद नहीं करते। ताकत का बिंदु विवाह से पहले होता है, जब आपका साथी आपसे शादी करना चाहता है और ऐसा करने के लिए शर्तों पर बातचीत करने को तैयार होता है। शादी के बाद आपके पास कोई ताकत नहीं बचती। आपका साथी तलाक लेता है और डिफॉल्ट शर्तों को स्वीकार करता है या वे तलाक नहीं लेते। उनके पास आपके लिए डिफॉल्ट शर्तों की तुलना में कुछ भी अधिक अनुकूल मानने का कोई प्रोत्साहन नहीं होता। जब आपके पास ताकत थी तब बातचीत करने में विफल रहकर आपने ये सुनिश्चित कर लिया है कि यदि विवाह समाप्त होता है तो आप प्रतिकूल शर्तों को स्वीकार करेंगे। लेकिन विवाह पूर्व समझौतों के व्यावहारिक लाभ केवल विवाह विफल होने पर अपनी रक्षा करने तक ही सीमित नहीं है। प्रीनप पर बातचीत करने की प्रक्रिया जोड़ों को वित्त, संपत्ति, अपेक्षाओं और मूल्यों के बारे में बातचीत करने के लिए मजबूर करती है, जो उन्हें शादी से पहले वैसे भी करनी चाहिए। यदि आप ये बातचीत नहीं कर सकते और समझौते तक नहीं पहुंच सकते तो ये मूल्यवान जानकारी है कि आप विवाह के लिए तैयार नहीं हैं। भले ही आप रोमांटिक रूप से कैसा भी महसूस करते हो, वो जोड़ा जो खुलकर वित्त पर चर्चा कर सकता है, संपत्ति की सुरक्षा और विभाजन के बारे में निष्पक्ष रूप से बातचीत कर सकता है और ऐसे समझौते पर पहुंच सकता है जिसे दोनों पक्ष उचित मानते हैं, उसने वो अनुकूलता और संचार क्षमता प्रदर्शित की है जो वैवाहिक सफलता की भविष्यवाणी करती है। वो जोड़ा जो संघर्ष के बिना ये बातचीत नहीं कर सकता, उसने उस असंगतता को प्रदर्शित किया है जो वैवाहिक विफलता की भविष्यवाणी करती है। इसके अतिरिक्त विवाह पूर्व समझौते विवाह को इस तरह से तैयार कर सकते हैं जो डिफॉल्ट विवाह शर्तों की तुलना में प्रोत्साहनों को बेहतर ढंग से संरेखित करते हैं। आप वित्तीय दायित्वों, विवाह के दौरान संपत्ति प्रबंधन और योगदान के बारे में अपेक्षाओं के प्रावधान शामिल कर सकते हैं जो स्पष्टता पैदा करते हैं और उन संघर्षों को रोकते हैं जो विवाह को नष्ट कर देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक साथी दूसरे के करियर की उन्नति में मदद करने के लिए या घर और बच्चों को संभालने के लिए अपने करियर का त्याग कर रहा है तो विवाह पूर्व समझौता संपत्ति की व्यवस्था या गुजारा भत्ता प्रावधानों के माध्यम से इस बलिदान की भरपाई कर सकता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि विवाह समाप्त होने पर बलिदान देने वाला साथी दरिद्र न रह जाए। ये सुरक्षा बलिदान को सुरक्षित बनाती है, जो विडंबनापूर्ण रूप से जोड़े को ऐसी व्यवस्था करने की अधिक संभावना बनाती है जिससे दोनों पक्षों को लाभ हो। या यदि दोनों साथी विवाह में महत्वपूर्ण संपत्ति ला रहे हैं तो विवाह पूर्व समझौता उन संपत्तियों की रक्षा कर सकता है और यह स्पष्ट रूप से परिभाषित कर सकता है कि क्या साझा है और क्या व्यक्तिगत संपत्ति। यह स्पष्टता पैसे के बारे में उन संघर्षों को रोकती है जो अन्यथा रिश्ते को नष्ट कर सकते हैं। विवाह पूर्व समझौतों के खिलाफ तर्क कि वे अरुचिकर हैं, रोमांस और सुरक्षा दोनों को गलत समझते हैं।
वास्तविक रोमांस आपसी सम्मान और व्यावहारिक योजना की नींव से एक साथ जीवन बनाना है। वास्तविक सुरक्षा ये सुनिश्चित करना है कि रिश्ते के विकसित होने के तरीके की परवाह किए बिना दोनों पक्षों के साथ उचित व्यवहार किया जाए। प्रीनप उस स्पष्टता और निष्पक्षता को मजबूर करके रोमांस और सुरक्षा दोनों की सेवा करते हैं, जो रिश्तों को पनपने की अनुमति देती है। वो व्यक्ति जो विवाह पूर्व समझौतों से इनकार करता है, वह या तो वित्तीय रूप से भोला है या अपने साथी की कीमत पर डिफॉल्ट विवाह शर्तों से लाभ उठाने की सक्रिय रूप से योजना बना रहा है। दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिससे आपको सुरक्षा के बिना शादी करनी चाहिए। वित्तीय रूप से भोला साथी अन्य वित्तीय गलतियां करेगा जो आपके संयुक्त वित्त को खतरे में डाल देंगी। वो साथी जो बिना प्रीनप सुरक्षा के आपकी संपत्ति तक पहुंच चाहता है, वो अनिवार्य रूप से तलाक से लाभ उठाने के अपने इरादे की घोषणा कर रहा है यदि परिस्थितियां उनके लिए फायदेमंद बनती है। मैकियावेली ने देखा कि जो राजकुमार स्पष्ट रूप से बातचीत की गई शर्तों के बिना गठबंधन में प्रवेश करते थे, वे अक्सर शर्तों के विवादित होने पर खुद को धोखा खाते हुए पाते थे। यही बात विवाह पर भी लागू होती है। वह जोड़ा जो विवाह पूर्व समझौते के माध्यम से स्पष्ट रूप से बातचीत की गई शर्तों के बिना विवाह में प्रवेश करता है, वो जुआ खेल रहा है कि उन्हें कभी उन शर्तों को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी, जो कि संभावित विनाशकारी वित्तीय परिणामों वाला जुआ है। रणनीतिक विवाह प्रीनप को मानक अभ्यास के रूप में मानता है, न कि अविश्वास या प्रतिबद्धता की कमी के संकेत के रूप में। जैसे आप शर्तों, दायित्वों और विघटन प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने वाले पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बिना कभी भी व्यावसायिक साझेदारी शुरू नहीं करेंगे, वैसे ही आपको वित्तीय शर्तों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और दोनों पक्षों के हितों की रक्षा करने वाले प्रीनप के बिना कभी भी विवाह में प्रवेश नहीं करना चाहिए। प्यार के लिए शादी करने के बारे में मैकियावेली की चेतावनी अंततः एक सरल अवलोकन पर आधारित है, जिसे हमारी रोमांटिक संस्कृति व्यवस्थित रूप से नकारती है, कि अस्थायी भावनाएं स्थायी प्रतिबद्धताओं के लिए भयानक नींव बनाती है, कि बाधित निर्णय क्षमता इम्पेयर्ड जजमेंट प्रमुख जीवन निर्णयों के लिए भयानक संदर्भ बनाती है, और व्यावहारिक अनुकूलता का रणनीतिक मूल्यांकन दोनों पक्षों की सेवा रोमांटिक जुनून की तुलना में कहीं बेहतर तरीके से कर सकता है। ये विवाह से प्यार को खत्म करने का आह्वान नहीं है। ये प्यार की उचित भूमिका को कई कारकों में से एक के रूप में समझने का आह्वान है, न कि एकमात्र कारक के रूप में जो मायने रखता है। वो विवाह जो व्यावहारिक अनुकूलता पर बना है और जिसमें रोमांटिक भावना भी शामिल है, उसमें सब कुछ है। वो विवाह जो मुख्य रूप से रोमांटिक भावना पर बना है, उसमें वो भावना अनिवार्य रूप से फीकी पड़ने के बाद कुछ भी नहीं बचता। रणनीतिक गठबंधन के रूप में विवाह के ऐतिहासिक दृष्टिकोण ने हमारे आधुनिक प्यार पहले वाले दृष्टिकोण की तुलना में अधिक स्थिर साझेदारियां, बेहतर वित्तीय परिणाम, मजबूत पारिवारिक संरचनाएं और अक्सर अधिक संतोषजनक रिश्ते पैदा किए हैं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ऐतिहासिक लोग अधिक बुद्धिमान या बेहतर थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने उन आयामों पर अनुकूलता का मूल्यांकन किया जो वास्तव में वैवाहिक सफलता की भविष्यवाणी करते हैं, बजाय इसके कि अस्थायी भावनाओं को प्राथमिक मानदंड के रूप में इस्तेमाल किया जाए। आधुनिक लोग इन समान सिद्धांतों को विवाह को वैसा ही मानकर लागू कर सकते हैं जैसा कि वो मौलिक रूप से है। एक कानूनी और वित्तीय साझेदारी जिसमें वित्तीय मूल्यों, जीवन लक्ष्यों, मूल मूल्यों, जीवन शैली की प्राथमिकताओं, संचार शैलियों और बौद्धिक जुड़ाव में अनुकूलता की आवश्यकता होती है। रोमांटिक भावना वो अंतिम कारक हो सकती है जो ये निर्धारित करती है कि आप एक अत्यधिक अनुकूल संभावित साथी से शादी करते हैं या नहीं, लेकिन ये कभी भी प्राथमिक कारक नहीं होनी चाहिए जो किसी व्यक्ति से ये मूल्यांकन किए बिना शादी करने को सही ठहराएं कि क्या वे वास्तव में आपके अनुकूल है। ये दृष्टिकोण रोमांटिक विचारधारा पर पले बढ़े लोगों को स्वार्थी लग सकता है, लेकिन व्यावहारिक अवलोकन से पता चलता है कि ये हर सार्थक आयाम में बेहतर परिणाम देता है। बेहतर वित्तीय परिणाम क्योंकि आपने अनुकूल वित्तीय मूल्यों
और लक्ष्यों वाले व्यक्ति से शादी की। बेहतर रिश्ते की संतुष्टि, क्योंकि आपने पूर्वानुमानित असंगतताओं से परहेज किया। बेहतर जीवन परिणाम, क्योंकि आपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझेदारी की जिसके जीवन लक्ष्य आपके लक्ष्यों के साथ टकराने के बजाय संरेखित थे। वो व्यक्ति जो मैकियावेली की चेतावनी को गंभीरता से लेता है। वो संभावित विवाह भागीदारों का मूल्यांकन केवल रोमांटिक रूप से करने के बजाय रणनीतिक रूप से करता है। वे केवल प्यार के लिए शादी करने से इनकार करते हैं। वे प्रतिबद्धता पर विचार करने से पहले कई आयामों में प्रदर्शित अनुकूलता पर जोर देते हैं। वे दोनों पक्षों की रक्षा के लिए विवाह पूर्व समझौतों पर बातचीत करते हैं। वे विवाह को एक गंभीर रणनीतिक निर्णय के रूप में मानते हैं, जैसा कि वो वास्तव में है। वो व्यक्ति जो मैकियावेली की चेतावनी को नजरअंदाज करता है और केवल प्यार के लिए शादी करता है, वो सबसे महंगी गलतियों में से एक कर रहा है। न केवल आर्थिक रूप से, हालांकि वित्तीय क्षति अक्सर गंभीर होती है, बल्कि भावनात्मक रूप से, व्यावहारिक रूप से और जीवन के प्रक्षेप वक्र ट्रेजेक्ट्री के संदर्भ में भी वे अपने भविष्य का जुआ अस्थायी भावनाओं, बाधित निर्णय क्षमता और इस आशावाद पर लगा रहे हैं कि प्यार किसी तरह उन असंगतताओं पर काबू पा लेगा जिन्हें प्रतिबद्धता से पहले पहचाना और टाला जा सकता था। मैकियावेली ने 5 शताब्दियों पहले इस पैटर्न का दस्तावेजीकरण किया था। आधुनिक तलाक के आंकड़े पुष्टि करते हैं कि ये आज भी जारी है। एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या आप अवलोकन और इतिहास से सीखेंगे, या क्या आप भारी कीमत चुकाकर व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से सीखने पर अड़े रहेंगे। रणनीतिक रूप से विवाह करने वाले राजकुमारों ने स्थायी राजवंश बनाए। प्यार के लिए शादी करने वाले राजकुमारों ने अपने राज्य खो दिए। आपके जीवन में भी यही पैटर्न काम करता है। रणनीतिक विवाह स्थायी साझेदारी और समृद्धि बनाता है। प्रेम विवाह उन भावनाओं पर सब कुछ दांव पर लगा देता है जो अनिवार्य रूप से फीकी पड़ जाती है, जिससे आप उन व्यवस्थाओं में फंस जाते हैं जो अब आपकी सेवा नहीं करती, या उन लोगों के प्रति प्रतिबद्ध रह जाते हैं जिनके साथ आप मौलिक रूप से असंगत हैं। समझदारी से चुने, आपका भविष्य इसी पर निर्भर करता है।